हेलो एवरीवन, आई एम रंजीत कुमार। हिस्ट्री लेक्चर में आपका स्वागत है। क्लास 9th की हिस्ट्री है, फर्स्ट चैप्टर है और आज हम उसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन यानी रिवॉल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। Louis XVI had to increase taxes for reason you have learned in the previous section। पिछले सेक्शन में हम लोग बात कर चुके हैं कि आखिर लुई 16 को क्यों टैक्स बढ़ाने की जरूरत पड़ रही थी, है ना। बहुत ज़्यादा खर्च हो गए थे। 2 बिलियन पहले से ही 1 बिलियन लिब्रे का कर्ज था, 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज था ही, और फिर बाद में 1 बिलियन लिब्रे का कर्ज और बढ़ गया। फिर आपने देखा कि जो लेंडर्स थे वो अब डिमांड कर रहे हैं 10% टैक्सेस की, प्लस जो उनकी जो महल है, राजशाही है, वहाँ पे भी खर्च, बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्च होते हैं, शानो शौकत वगैरह इन सब में। तो उन सारे खर्च को मेंटेन करने के लिए टैक्स बढ़ाना जरूरी था, ठीक है। तो टैक्स बढ़ाना पड़ रहा था। तो लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजन जो हम लोग पढ़ चुके हैं। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस। अब सवाल यह आता है कि आखिर लुई 16 किस तरह से टैक्स बढ़ा सकता है, ठीक है। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजिम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल एनॉन। मोनार्क ना खुद टैक्स नहीं बढ़ा सकता था। ओल्ड रिजिम की बात करें तो ओल्ड रिजिम का मतलब आप समझ रहे हो, 14 जुलाई 1789 से पहले जो आपका फ्रांस है, हम उसको ओल्ड रिजिम कह रहे हैं। तो ओल्ड रिजिम में मोनार्क के पास ऐसा पावर नहीं था कि वो खुद अपनी इच्छा से टैक्स को बढ़ा सके। क्या करना पड़ता था? रादर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ ई स्टेट जनरल which would then pass his proposal for new taxes। ओके, मतलब मोनार्क को क्या करना है? ई स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलानी है। ई स्टेट जनरल क्या है? तो दिस इज ए पॉलिटिकल बॉडी, मतलब एक राजनीतिक संस्थान है जिसमें तीनों स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहां उसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसमें तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, उसके सामने ये प्रपोजल रखेंगे टैक्स बढ़ाने का, और फिर वहां से वो टैक्स बढ़ाने का जो प्रपोजल है वो पास होगा, ठीक है। हाउएवर द monarch alone could not decide when to call the monarch alone could decide when to call a meeting of this body। अब ये जो मीटिंग है ई स्टेट जनरल की, ये कब बुलाया जाएगा ये केवल मोनार्क ही डिसाइड कर सकता है। एंड द लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614। अब सबसे पहले इससे पहले अभी जो बुलाया जा रहा है, इससे पहले जो स्टेट जनरल की जो मीटिंग बुलाई गई थी वो 1614 में बुलाई गई थी। अभी कौन सा साल है? 1789। तो 1789 और में बुलाया जा रहा है, और इससे पहले कब बुलाया गया था? 1614 में। तो आप गैप देखो, गैप लगभग 175 ईयर का हो जाएगा आपका, है ना। तो 175 ईयर से ई स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई ही नहीं गई थी। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। On May 1789, Louis XVI called together an assembly of the Estate General to pass proposal for new taxes। 5 मई 1789 को ये स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई ताकि टैक्स बढ़ाने का जो प्रपोजल है वो पास हो जाए। A splendid hall in Versailles was prepared to host the delegates। बहुत बड़ा हॉल को तैयार कर दिया गया अच्छे से, ताकि जो भी रिप्रेजेंटेटिव आएंगे उनकी यहाँ पे स्वागत होगा। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव इच, है ना, who were seated in rows facing each other on 2 sides, while the 600 member of the third state had to stand at the back। आप समझ पा रहे हो कैसी व्यवस्था है? हर स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव आए, फर्स्ट और सेकेंड। थर्ड स्टेट से आपका 600 रिप्रेजेंटेटिव आए, समझ रहे हो। फर्स्ट स्टेट से 300, सेकेंड स्टेट से 300 और थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव आए। और व्यवस्था कैसी आप देख सकते हो। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वालों को कुर्सियां दी गई हुई है ताकि आप बैठ सको। एक तरफ फर्स्ट स्टेट वाले
जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बैठ गए, दूसरी तरफ सेकेंड स्टेट वाले बैठ गए, और जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव को बैठने के लिए चेयर भी नहीं दिया गया। उन्हें क्या करना है, खड़ा रहना है। समझ रहे हो ना, मतलब उनको इतना छोटा समझा जा रहा है, आपको भाई बैठना नहीं है इन लोगों के सामने, ठीक है, वरना बराबरी वाली भाव आ जाएगी ना। तो इनको खड़ा रहना है। जो 600 रिप्रेजेंटेटिव आए हैं उन्हें थर्ड स्टेट की तरफ से उन्हें खड़ा रहना है, ठीक है। तो फिर आगे बात करते हैं। The third state was represented by its more prosperous and educated members। अब थर्ड स्टेट में जो भी लोग थे वो prosperous थे, मतलब कहने का मतलब हुआ कि ये काफी समृद्ध लोग थे, एंड एडुकेटेड थे। पीजेंट्स, आर्टिशियन एंड ओमेन, पीजेंट्स, आर्टिशियन और जो ओमेन थे, इन्हें वहां पे अलाउ नहीं किया गया था कि भाई आप एंट्री करो, ठीक है। वी आर डिनाइड टू एंट्री to the assembly. However, their grievances and demand were listed in some 40,000 letters which representative had brought with them। अब इन्हें प्रवेश तो नहीं करने दिया गया, किसानों को, जो आर्टिशियन थे, जो वुमेन थे, उनको असेंबली में प्रवेश नहीं करने दिया गया। लेकिन हाँ, इनकी जो शिकायतें थी, इनकी जो मांग थी, उसको 40,000 लेटर्स में लिखा गया था, और जो रिप्रेजेंटेटिव यहां पर लेके आए थे। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। अब उस समय जो वोटिंग होती थी, तो उस समय जैसे अभी आपको देख के क्या लग रहा होगा कि अच्छा 300 फर्स्ट स्टेट वाले से हैं, 300 सेकेंड स्टेट वाले से हैं, 600 थर्ड स्टेट वाले, तो थर्ड स्टेट को तो महत्व दिया गया है। पर ऐसा नहीं है, यहां वन मेंबर वन वोट नहीं है ना, वन मेंबर वन वोट नहीं है, यहां पर वन स्टेट वन वोट है। समझ रहे हो, वन स्टेट वन वोट मतलब अगर किसी टॉपिक पर किसी कोई प्रपोजल लाया गया है और उस प्रपोजल के फेवर में फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वाले हैं, थर्ड स्टेट वाले नहीं है, फिर भी प्रपोजल पास हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेट एक वोट दिया, सेकेंड स्टेट ने एक वोट दिया और थर्ड स्टेट ने एक वोट खिलाफ में दिया, मतलब इन दोनों ने पक्ष में दिया और थर्ड स्टेट वाले ने खिलाफ में दिया, तो फिर भी 2-1 से तो जीत गए ना वो। समझ रहे हो ना, तो यहां पे वन मेंबर वन वोट नहीं है, वन स्टेट वन वोट है। तो हर बार बाजी किसके हाथ में रहेगी, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वाले के हाथ में रहेगी, वो जो चाहेंगे वही होगा। थर्ड स्टेट वाले चिल्ला के रह जाए, कुछ भी कर ले, उनकी प्रपोजल तो मानी ही नहीं जाएगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही उस समय हुआ था या होता आ रहा था, ठीक है। दिस टाइम टू लुइस 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। अब लुइस 16 जो था वो भी वही चाह रहा था कि ऐसे ही होगा, बट members of the third state demanded that voting now conducted by the assembly as a whole where each member would have one vote। अब यहां पे डेमोक्रेटिक बात हो रही है ना, यहां पर थर्ड स्टेट वाले जो है ना वो आपके रूसो से प्रभावित हैं। रूसो ने अपने बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह की बातें की है, ठीक है। तो ये जो डेमोक्रेटिक डिमांड है इनकी कि भैया ऐसा तो नहीं चलेगा कि फर्स्ट स्टेट वाले एक दे दे, सेकेंड स्टेट या हम सब का एक ही हो, है ना। उसने कहा कि ऐसा नहीं होगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधा सीधा डिमांड रख दिया कि भैया आप पूरे असेंबली को एक एज ए होल मानिए और एक मेंबर एक वोट, ये व्यवस्था आप कीजिए, ठीक है। ऐसा इन्होंने डिमांड रखा, बिल्कुल सही डिमांड था। रूसो ने भी अपने बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसकी चर्चा की थी। बट when the king rejected this proposal, members of the third state walked out the assembly in protest। किंग नहीं माना। अब किंग जो था वो तो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वालों से डरता था, समझ में आ रहा है ना, तो वो उनके आगे झुक गया, वो बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो फिर ये जो थर्ड स्टेट वाले थे ये प्रोटेस्ट करते हुए, विरोध करते हुए उस असेंबली से बाहर आ गए। ओके, The representative of third state viewed themselves as a spokesman for the whole French nation। जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के, वो अपने आप को पूरे फ्रेंच नेशन का, पूरे फ्रांस का स्पोक्समैन खुद को समझने लगे, है ना। उन्हें लगा कि अब वही असली फ्रांस है ना, वही असली फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। On 20 June they assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles and they declared themselves as a national assembly and swore not to disperse
until they had drafted a constitution for France that would limit the power of the monarch. अब ये लोग जो वहां से राजा की जो जनरल स्टेट की जो मीटिंग थी, स्टेट जनरल की जो मीटिंग थी, वहां से तो ये बाहर आ गए, ठीक है, विरोध करते हुए कि भाई हम इसको नहीं मानते हैं क्योंकि आप लोग तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो फिर ये लोगों 20 जून को, है ना, वो कब की घटना थी, वो घटना थी 5 मई की घटना थी, राइट। तो वो 5 मई की घटना थी, 5 मई 1789। अब ये 20 जून 1789 को इकट्ठा होते हैं टेनिस कोर्ट के इंडोर में, वर्साइल के। तो वर्साइल के टेनिस कोर्ट, इंडोर टेनिस कोर्ट का जो ग्राउंड है उसमें ये इकट्ठा होते हैं, एंड दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज ए नेशनल असेंबली। वो खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं और ये शपथ लेते हैं कि वो तब तक यहां से डिस्पर्स नहीं होंगे, तब तक यहां से नहीं हटेंगे जब तक कि वो फ्रांस के लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं कर लेते हैं दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, जो मोनार्क के पावर को लिमिट कर सके। आप समझ रहे हो ना, यहां पर ये लोग ऐसा नहीं कर रहे कि मोनार्क को खत्म कर दे रहे हैं, क्योंकि अभी इतना तो कोई सोच ही नहीं पा रहा है ना, इतनी सोच अभी नहीं गई है कि वो सोच रहे हैं कि मोनार्क खत्म ही हो जाए, यार कहानी ही खत्म करो, ऐसा भी नहीं। अभी उनके दिमाग में चल रहा है कि भाई मोनार्क तो रहेगा, बिना मोनार्क का कैसे होगा, है ना। लेकिन उसकी पावर को कम करने की बात हो रही है कि नहीं, इतना ज्यादा पावर ठीक नहीं है। तो उनके दिमाग में चल रहा है कि वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे जो मोनार्क के पावर को सीमित कर सके। दे वर लीड बाई मिराबियो एंड आबेसिये। अब ये जो थे ना, ये मिराबियो और आबेसिये के द्वारा लीड हो रहे थे। मिराबियो कौन है, तो मिराबियो जो है वो एक नोबल फैमिली में जन्म लिए थे, एंड वाज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद अ सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस। मतलब ये खुद नोबल फैमिली से थे मिराबियो, लेकिन ये इस बात से सहमत थे कि हाँ भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो फ्यूडल प्रिविलेज दिया गया हुआ है इसको खत्म करना चाहिए, इससे समाज को दूर करना चाहिए, ठीक है। He brought out a journal and delivered and had delivered powerful speeches to the crowd assembled at the Versailles. अब इन्होंने एक अच्छा खासा जर्नल भी प्रकाशित किया था और फिर एक अच्छा खासा स्पीच भी दिया इन्होंने वर्साइल में, जो वहां इकट्ठे हुए थे, ठीक है। तो वहां पे इन्होंने अच्छा खासा एक भाषण भी दिया था, पावरफुल। आबीसी देखो, आबीसी ओरिजिनली एक पृष्ठ है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट दोनों में से आपको मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेट में भी कुछ लोग ऐसे थे, सेकेंड स्टेट में भी कुछ लोग ऐसे थे जो इस तरह की व्यवस्था के खिलाफ थे। समझ में आ रहा है ना, तो ये चीज आपके दिमाग में भी होनी चाहिए। हम लोग होता है ना कि जब कोई व्यक्ति किसी समुदाय से या किसी क्लास से बिलोंग करता है और वो आपके साथ बुरा करता है, तो आप क्या करते हो, आपके दिमाग में आ जाता है कि सब बुरे हैं, पूरा क्लास ही बुरा है, पूरा वो समुदाय ही बुरा है। तो ऐसी थिंकिंग दिमाग में नहीं लानी है। समझ में आया ना, वो पार्टिकुलर व्यक्ति बुरा है, हो सकता है वो व्यक्ति 5, 10, 20, 25, 50 या 100 की संख्या में हो, वो एक ही क्लास से या फिर एक ही आपके वर्ग से, ग्रुप से बिलोंग करता हो, ठीक है, पर आप पूरे ग्रुप को बुरा मान लो और सोचो कि नहीं ये बेकार ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया ना, ऐसी थिंकिंग गलत थिंकिंग है, ये रॉन्ग थिंकिंग है। और अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है तो आप तुरंत इस चीज से साइड हो जाओ कि हाँ भाई ठीक है, 100 लोगों ने मेरे साथ गलत किया, वो सारे के सारे 100 लोग किसी पार्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते थे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ग्रुप ही बुरा होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर खुद फर्स्ट स्टेट, यहाँ पर जो हंगामा हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, वो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं उन सब के विरोध में ही हो रहा है, राइट, है ना। बट उनका साथ कौन दे रहा है, वो लोग दे रहे हैं जो खुद उस फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो उनको लीड कर रहे हैं कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, उनको दिशा निर्देश सब कुछ दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आबेसीए है, आबेसीए क्या है आपका, वो पृष्ठ है, और इससे पहले जो मिराबियो के बारे में बात किए थे वो नोबेल क्लास से बिलोंग करता है। ये आबेसीए आपके फर्स्ट स्टेट के मेंबर हो गए, मिराबियो आपके सेकेंड स्टेट के मेंबर हो गए, ठीक है। तो आबेसीए ने क्या किया, आबेसीए ने एक पैम्फलेट, अच्छा खासा पैम्फलेट लिखा, और उन्होंने पैम्फलेट लिखा जिसको कहते हैं व्हाट इज द थर्ड स्टेट, है ना। उस पैम्फलेट का नाम है यहाँ पे व्हाट इज द थर्ड स्टेट, मतलब इसमें इन्होंने थर्ड स्टेट क्या है इसकी चर्चा की है।
While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest France seethed with turmoil. जिस समय ये लोग बिजी थे ड्राफ्ट बनाने में, संविधान बनाने में, है ना, वो जो वर्साइल का जो इंडोर टेनिस कोर्ट है उसके ग्राउंड में सब इकट्ठे हैं और बना रहे हैं, संविधान की को लिख रहे हैं, उसमें ये व्यस्त हैं। एक तरफ का ये दृश्य है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, पूरा फ्रांस उबल रहा है ना। ए सीवर विंटर हैड मींट ए बैड हार्वेस्ट, बहुत ज्यादा ठंड पड़ी थी, कड़ाके की ठंड पड़ी थी उस साल, और उसमें क्या हुआ था, फसल खराब हो गई थी। प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, प्राइस बढ़ गए थे ब्रेड के, एंड ऑफन जो बेकर्स थे वो इसका फायदा उठा रहे हैं। नहीं, अब सिचुएशन खराब है तो अब उनको लग रहा है कि ये तो मौका है फायदा उठाने का, फायदा कमाने का, और उन्होंने जमाखोरी करना शुरू किया। समझ में आओ, सप्लाई नहीं, बाहर लोग खड़े हैं, बाहर लोग लाइन में खड़े हैं ब्रेड लेने के लिए, अंदर सामान भी अवेलेबल है, पर ये दे नहीं रहे, ये बोल रहे हैं कि नहीं है नहीं है। क्यों? ताकि जब प्राइस को ये बढ़ा सके, है ना, ये कहे कि भाई नहीं है, तो होगा कोई बोलेगा कि 10 का 15 ले लो यार पर दे दो, 15 का 20 ले लो पर दे दो, नहीं, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। तो ये जमाखोरी कर रहे हैं, मतलब इस सिचुएशन का ये फायदा उठा रहे हैं। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन ए लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप। अब बेकरी के आगे महिलाएं खड़ी है, किस लिए? तो वो ब्रेड्स लेने के लिए। काफी समय तक खड़े रहने के बाद भी जब उन्हें वो नहीं मिल रही है बेकरी, वो जो क्या बोलते हैं ब्रेड्स नहीं मिल रहे हैं, तो फिर महिलाएं गुस्सा हो गई और उन्होंने दुकान पे हमला कर दिया। ठीक है। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। ऑन 14 जुलाई द एग्जिटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बास्टाइल। अब वो जो घटना, अब समझ लो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे महिलाएं जो है वो बेकरी पे हमला कर रही है, उसी समय राजा ने यहाँ पर ऑर्डर दे दिया ट्रूप को कि जाओ पेरिस में मूव करो। ठीक है। और 14 जुलाई को वो जो घटना आपने जिसकी चर्चा हमने कहा था कि लोगों ने पीपुल्स मिलिशिया बनाया और फिर आपके जो बास्टाइल का जो किला, उस किले पर हमला होता है, फिर उसमें जो कमांडर है वहाँ का मारा जाता है, जो आपके कैदी थे, प्रिजनर्स थे, उनको रिहा कर दिया जाता है, जो किला था उसको ध्वस्त कर दिया जाता है, फिर उस किले के टुकड़े को मार्केट में बेचा जाता है, जो लोग इसको संयोज कर रखना चाहते हैं, ठीक है, यादगार के रूप में। तो ये सारी घटनाएं जिसकी चर्चा हमने स्टार्टिंग में की थी, अब आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग फिर से उसी सुबह 14 जुलाई 1789 की सुबह वाली जो घटनाएं हैं वो आपके सामने यहाँ पर आ चुकी हुई है। इन द कंट्री साइड, अब कंट्री साइड में क्या हो रहा है वो देखिए। In the countryside, rumor spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. अब गांव में अफवाह फैल गई कि भाई जो ये जमींदार लोग हैं, जागीर वाले हैं, इन लोगों ने क्या किया है, डाकुओं को, लठैतों को हायर कर लिया है कि जितने भी फसल पकी हुई है इसको नष्ट कर देना है। ठीक है। अब किसान लोग तो गुस्से ही मांगे कि भाई एक तो ऐसे ही अकाल पड़ा हुआ है, गरीबी है, और जो फसल तैयार है उसको नष्ट करने के लिए इन जागीर वालों ने डाकुओं को भेज रखा है। अब इनका तो गुस्सा पूरा नहीं 7वें आसमान पे चला गया। और फिर ये डर की वजह से, है ना, डर की वजह से, जैसे सांप कैसे काटता है, डर जाता है ना, उसको लगता है कि ये हमको मार डालेगा, तो बस वो डर के हमला करता है। तो अधिकतर जो जानवर हमला करते हैं ना, वो डर से हमला करते हैं। ठीक है। तो वैसे ये जो लोग इतने डर गए कि इन्होंने अब हथियार उठा लिया। हथियार में क्या उठाया, जैसे कि आपका कुदाल है या फिर क्या बोलते हैं कुदाल वगैरह, ये सब जो कुछ भी है ना, सीज्ड हॉर्स एंड पिच फॉर्क आर, ये इन्हें उठा लिया और अटैक द कैटॉक्स। अब कैटॉक्स पे इन्होंने क्या किया, हमला कर दिया। अब कैटॉक्स क्या होता है, तो असल में ये जो होता है कैटॉ, ये आपका जैसे कि जो किंग या नोबेल मैन से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति, उनका आवास, मतलब बड़े लोगों का जो राजशाही महल, आप समझ लो महल टाइप का ही था, उस पे इन लोगों ने हमला कर दिया। एंड दे लूटेड hoarded grains and burned down documents containing records of manorial dues. अब इन्होंने क्या किया, जो भी अनाज वगैरह थे वो सब लूट लिया,
जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे जिसमें लेन देन लिखा हुआ था, है ना, मैनोरियल ड्यूज वगैरह, ये सब लगान कितना बाकी है वगैरह, ये सब कुछ इन्होंने जला वला दिया, रिकॉर्ड्स को ही जला दिया। ए लार्ज नंबर ऑफ नोबेल्स फ्लेड फ्रॉम दियर होम, बहुत सारे जो नोबेल थे वो अपने घर छोड़कर भाग गए, है ना। एंड मेनी ऑफ देम माइग्रेटेड टू द नेबरिंग कंट्रीज, बहुत सारे तो देश छोड़ दिए, है ना, जाके बगल वाले देश में जाकर शरण ले लिया। ठीक है, सोच सकते हो कितना बड़ा दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। Faced with the power of revolting subjects, the Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly. अब जब इतना कुछ हो रहा था और लुई 16 को समझ में आ गया कि भैया जनता अब उग्र हो चुकी है और जनता के पावर के सामने अब मेरा कुछ नहीं चलने वाला, तो उसने फाइनली मान्यता दे दी, है ना, नेशनल असेंबली को। उसने कहा कि ठीक है भाई, आपकी असेंबली मान्य है, और एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अब उसके पावर को चेक किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। मतलब उसने असेंबली को मान्यता दे दी और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था उसको भी उसने मान्यता दे दिया। ऑन नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 the assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes। ठीक है, 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित किया और फ्यूडल सिस्टम जो था उसको खत्म कर दिया। जो टैक्स में छूट वाली बात थी जो फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट को दिया जा रहा था कि इन्हें टैक्स नहीं देना है, वो सारे सिस्टम को खत्म कर दिया। मेंबर ऑफ द क्लर्जी टू वेयर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेज, क्लर्जी ग्रुप यानी जो फर्स्ट स्टेट वाले लोग हैं इनको भी जो है स्पेशल जो प्रिविलेज मिले थे वो सब छोड़ना पड़ा, छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। और टाइद वेयर एबॉलिश्ड एंड लैंड ओन्ड बाय द चर्च वेयर कॉन्फिस्केटेड। अब जो टाइड था, जो धार्मिक कर ये लोग वसूला करते थे चर्च वाले, नहीं, उसको क्या किया गया, खत्म कर दिया गया, और जो भी चर्च की संपत्ति थी उसको जब्त कर लिया गया। एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिबर्स। अब देखिए यहाँ लिब्रे, अब आप देख रहे हो ना, फ्रांस के बारे में हम लोग बात किए थे कि क्या हो रहा था फ्रांस में कि 2 बिलियन लिब्रे का पहले से कर्ज था, उस पर युद्ध के कारण उस पर 1 बिलियन लिब्रे का कर्ज और चढ़ गया, और वहां पर उसको खत्म करने के लिए टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे थे, है ना। तो टैक्स बढ़ाएंगे तब जाके ऐसा होगा, और सारा टैक्स देना किसको था, तो थर्ड स्टेट वाले को। अब यहाँ केवल फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वाले से ही इन्हें 2 बिलियन लिब्रे आ गया। समझ में आ रहा है, तो कर्ज का एक बड़ा हिस्सा तो ऐसे ही सद गया बिना टैक्स बढ़ाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो खैर, ये दिमाग में रखना है कि जनता को इतना परेशान नहीं कीजिए कि जनता उग्र हो जाए। ठीक है, ये चीज़ें जो शासक वर्ग हैं इनको ध्यान में रखना चाहिए। खैर, अच्छा खासा चेंज आ गया, वो हमने यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट बातें हम लोग आगे करेंगे। तो फिर हम आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं। हम लोग अभी देख चुके हैं कि जो राजा जो है उसे जनता के ताकत का अंदाजा हो गया और उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। ये स्वीकार किया कि नेशनल असेंबली जो संविधान तैयार किया है उस संविधान के द्वारा अब मेरे पावर को चेक किया जा सकता है। संविधान ने भी 4 अगस्त 1789 को प्रस्ताव पारित किया। जो भी स्पेशल प्रिविलेज दिए जा रहे थे फ्यूडल सिस्टम के तहत उन सबको खत्म कर दिया गया, और फिर जो चर्च वगैरह है नहीं उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। जो रिलीजियस टैक्स था उसे खत्म कर दिया गया, है ना, और जो भी स्पेशल प्रिविलेजेस थे सबको खत्म कर दिया गया, और 2 बिलियन लिब्रे जो है एसेट वो प्राप्त हुआ फ्रांस को इन सब से। ओके, तो अब जो फ्रांस है, अब देखो फ्रांस में मोनार्की खत्म नहीं हुई है ना। फ्रांस जो अभी जो हम लोग जिस स्थिति में है, जिस जगह पे हैं,
उस समय अभी फ्रांस में अभी मोनार्की है, राजा के पावर को बस कम किया गया, ये नहीं कि राजा को हटा ही दिया गया कि अब राजा होगा ही नहीं, तो मोनार्की अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन हाँ, मोनार्की में अब क्या आ चुका है, अब कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है, यानी अब राजा को ये नहीं कि जो मन में आए वो किए जा रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करना है ना। तो अब फ्रांस क्या बन चुका है, तो फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस अब, पहले मोनार्की था, अब वो मोनार्की है पर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, ठीक है। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। 1791 में, अब देखो ये लोग 20 जून को इकट्ठा हुए थे, 20 जून से इनका संविधान बनना शुरू हुआ था, और 1791 20 जून 1789 में वो इकट्ठा हुए थे, और 1791 में इनका जो संविधान है वो बनकर तैयार हो जाता है। एंड इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। दीज पावर्स इंस्टीड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन हैंड्स ऑफ वन पर्सन वेयर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन्ड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, द लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, जो संविधान बना उसने क्या किया, अब मोनार्क के पावर को, राजा के पावर को थोड़ा सा कम कर दिया, लिमिट कर दिया, और जो पावर एक पर्सन के हाथ में हुआ करती थी वो पावर बांट दिया गया। किसमें, तो लेजिस्लेचर में, एक्सिक्यूटिव में एंड जुडिशियरी में। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज वगैरह बनाना, एक्सिक्यूटिव का काम है उस लॉ को लागू करवाना, एंड जुडिशियरी का काम है कि कहीं विवाद हो रहा है तो उस पर न्याय करना। ओके, दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और इस फिगर 7 में एक्सप्लेन किया गया है कि वो सारा सिस्टम कैसे काम करता था। आप फिगर 7 को यहां पर देखिए, ये रहा आपके सामने फिगर 7। इसमें देखिए यहां पर दो तरह के सिटीजन्स की बात की जा रही है, एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन। तो एक्टिव सिटीजन में है इंटाइटल टू वोट, इन्हें वोट देने का अधिकार। अब देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, इसने सबको वोटिंग राइट नहीं दिया। जैसे हमारे यहाँ क्या है, 18 साल से ऊपर के जितने भी हैं सबको वोट डालने का अधिकार दे दिया गया है ना। तो अब चाहे वो अनिल अंबानी हो, मुकेश अंबानी जैसे अमीर लोग हो, या फिर गरीब हो, कोई रिक्शा चलाने वाला हो, मजदूर हो, कोई भी हो, किसी भी बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता हो, नहीं, एवरी पर्सन, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, 18 साल होते ही उसको वोट डालने का अधिकार है ना। पर यहां पर इन्होंने ऐसा नहीं किया है, इन्होंने दो तरह के सिटीजन्स बनाए हैं, एक एक्टिव सिटीजन जिन्हें वोट डालने का अधिकार है, और एक पैसिव सिटीजन जिन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। एक्टिव सिटीजन में कौन कौन आते हैं, तो लगभग 4 मिलियन लोग हैं उसके अंदर, 28 मिलियन टोटल पॉपुलेशन है, और 28 मिलियन टोटल पॉपुलेशन है, उसमें 4 मिलियन लोग को ही, लगभग 4 मिलियन लोग को ही एक्टिव सिटीजन में रखा गया है, जिन्हें वोट डालने का अधिकार है। और ये चुनाव कैसे हुआ कि किसको वोट डाल सकते हैं, तो ये तय हुआ कि भैया जो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी है और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी जो है वो टैक्स के रूप में पे करते हैं, है ना, तब जाकर उन्हें वोट डालने का अधिकार मिलेगा। वरना जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो टैक्स पे नहीं कर पा रहे हैं, उनको वोट डालने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं दिया गया, ठीक है, महिलाओं को बिल्कुल अधिकार नहीं दिया गया है। इसमें जो अधिकार दिया गया है वो केवल पुरुषों को ही दिया गया है ना। वोट डाल सकते हैं चाहे आप, लेकिन पुरुष ही डाल सकते हैं, महिलाएं बिल्कुल नहीं डाल सकती। तो महिलाओं को तो पहले ही साइड कर दिया, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, ठीक है। लेकिन जो पुरुष हैं उनमें भी उन्हीं को वोट डालने का अधिकार दिया गया जिनके पास प्रॉपर्टी है, और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी जो है, एक मजदूर की जो मजदूरी होती है उसके बराबर वो टैक्स पे करते हैं, तब जाके वो वोट डाल सकते हैं, ठीक है। वोमेन, चिल्ड्रेन और जो यूथ जिनका एज 25, अच्छा एज लिमिटेशन भी था यहाँ पर कि 25 ईयर्स कम से कम एज भी होना चाहिए, मतलब जब तक 25 ईयर के नहीं होंगे तब तक उनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगी। जैसे हमारे यहाँ ना कि 18 साल, तो वैसे यहाँ पर है कि 25 ईयर जब तक वो नहीं हो जाएंगे तब तक उन्हें वोटिंग राइट नहीं मिलने वाली है। तो एक्टिव सिटीजन में अब कौन आते हैं आपको समझ में आ गया होगा, वो लोग जो 25 ईयर्स के हो चुके हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी है और जो 3 दिन के मजदूर की मजदूरी के बराबर टैक्स पे करते होंगे, उन्हें ही एक्टिव सिटीजन में रखा गया है, बाकी सब पैसिव सिटीजन में आ गए। महिलाएं एक्टिव सिटीजन में बिल्कुल नहीं, केवल मेन है, ये ध्यान रखना है।
अब ये जो एक्टिव सिटीजन है ये वोट करेंगे। अब वोट किसके लिए करेंगे? तो एक तो जुडिशियरी में करेंगे वोट, जज वगैरह चुनने के लिए। दूसरा, इनको वोट करना है 50,000 इलेक्टर्स को ये इलेक्ट करेंगे। कौन? ये जो है आपके एक्टिव सिटीजन 50,000 में इनको इलेक्ट करेंगे, और ये जो 50,000 है ये नेशनल असेंबली के मेंबर को इलेक्ट करेंगे। यानी 745 मेंबर जो नेशनल असेंबली में उस समय थे, उसको चुनने का काम इनका होगा। मतलब ये डायरेक्ट वोटिंग इनका नहीं करेंगे। नेशनल असेंबली में कौन होगा उसको डायरेक्ट चुन करके ये लोग नहीं भेजेंगे, है ना। इन लोगों का काम है कि पहले उन 50,000 लोगों को चुन लेना जो डिसाइड करेंगे कि ये 745 लोग कौन होंगे जो नेशनल असेंबली के मेंबर होंगे। ठीक है, तो मतलब नेशनल असेंबली में जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होकर के आए हैं। डायरेक्ट ये इलेक्ट हुए, इनको डायरेक्ट लोगों ने इलेक्ट किया है, और फिर इन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने इलेक्ट किया इस नेशनल असेंबली के मेंबर्स को। इसका काम, ये कौन सा हिस्सा है? ये लेजिस्लेचर है। इनका काम होगा, नेशनल असेंबली का काम होगा लॉ बनाना। अब इसमें किंग को ना वीटो दिया गया है ना। मतलब इसमें कोई भी जो प्रस्ताव पारित होगा उसमें किंग की मंजूरी लेना आवश्यक होगा। अब जब इतने सारे लोग जब किसी प्रस्ताव पर राजी हो जाएंगे तो बेचारा एक अकेला किंग, ठीक है, क्या करेगा? उसको मजबूरी में हाँ कहना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये तो दबाव में आ जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है कि लोकसभा राज्यसभा से जब कोई चीज पास हो जाती है तो जब तक राष्ट्रपति के पास वो प्रपोजल नहीं पहुंचता है और वो जब तक उस पर साइन नहीं करेंगे, वो बिल बोलो उसको, उस बिल पे जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक वो एक्ट नहीं बनता है। राइट, समझ में आया? लोकसभा से राज्यसभा से जब कोई बिल पास हो जाता है और उस पर राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है, तब वो बिल बनता है, एक्ट, कानून बनता है, और तब वो लागू होता है। राइट, लेकिन अब आप कहोगे कि सर तक राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया, राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया तो फिर तो वो बिल ही रह जाएगा, एक्ट बनेगा नहीं। लेकिन क्या होता है, अमन केस में तो राष्ट्रपति साइन कर ही देते हैं, क्योंकि जब सब लोग पास कर देते हैं तो बेचारा राष्ट्रपति के लिए क्या विरोध करेगा, वो बोलता है चलो भाई ठीक है कर ही देते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है, उसके पावर है कि वो उसको लौटा सकता है कि आप फिर से इस पर एक बार विचार कीजिए, लेकिन फिर से विचार हो कि जब दोबारा आएगा उसको साइन करना ही पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पर किंग की हालत हो गई है प्रेसिडेंट की तरह। वीटो तो है इसके पास, लेकिन इसकी मंजूरी लेना आवश्यक है। पर आप समझ सकते हो जब यहां से ये पास हो जाएगा तो अकेला किंग कुछ खास विरोध कर नहीं पाएगा। खैर ठीक है, तो लेजिस्लेचर को आपने समझ लिया। एक्सिक्यूटिव में कौन कौन आ रहे हैं? किंग आ रहे हैं और मिनिस्टर्स आ रहे हैं। ये लोग का काम होगा कि ये लोग जो कानून बनाएंगे उसको लागू करवाना, है ना। कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली के पास है। और यहाँ है जुडिशियरी, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो फिर ये फैसला करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये पूरा का पूरा एक जो सिस्टम है आप देख पा रहे हो। अच्छा, किंग को और मिनिस्टर को कौन कंट्रोल कर रहा है? यहां से कंट्रोल हो रहा है वो नेशनल असेंबली कंट्रोल कर रहा है। किसको? मिनिस्टर को और फिर किंग को। तो असली पावर एक तरह से देख सकते हो जनता के ही हाथ में है ना। लेकिन यहां पर आप सारे जनता नहीं है, नहीं। मजे की बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें सारी जनता नहीं आई, है ना। जनता को भी दो टुकड़े कर दिए गए, एक्टिव और पैसिव में उनको बांट दिया गया, ठीक है। और एक्टिव में देखा जाए तो कौन लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है। तो एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो संविधान बना है ये कहीं ना कहीं पावर रिच लोगों को दे रहा है। गरीब लोग तो अभी भी छट जा रहे हैं। जो पुअर लोग हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो टैक्स पूरी तरह से दे नहीं पा रहे हैं, उनके पास तो पावर नहीं है ना। पावर किसके पास है? रिच पीपुल्स के पास। जो जितना ज्यादा अमीर होगा उसके चांस उतने ही ज्यादा होंगे इस नेशनल असेंबली में पहुंचने के। मतलब नेशनल असेंबली में अब अमीरों का चल रहा है। पहले चल रहा था किसका? पहले नोबेल लोगों का चल रहा था, है ना, इलाइट लोगों का चल रहा था। तो अब रिच लोगों का चल रहा है। समझ में आ रहा है? अब रिच लोगों का चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी दोष है, लेकिन खैर ठीक है, पहले से तो थोड़ा बेहतर है ना। पर दोष अभी इसमें भी है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन नेशनल असेंबली। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? नेशनल असेंबली को पावर दे दिया कि भैया आप लॉ बनाओगे। विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे उसके मेंबर्स। आप समझ सकते हो ना कि एक्टिव सिटीजन ने
50,000 लोगों को चुना और उन लोगों ने नेशनल असेंबली के मेंबर को चुना, तो कहीं ना कहीं नेशनल असेंबली के जो मेंबर हैं वो इनडायरेक्ट चुन के आ रहे हैं, डायरेक्ट चुन के नहीं आ रहे हैं। दैट इज सिटीजन वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली, यानी वोटर्स इलेक्टर्स को चुनते थे और वो क्या करते थे, नेशनल असेंबली के मेंबर को चुनते थे। नॉट ऑल सिटीजन हाउएवर हैड द राइट टू वोट, ओनली मेन, पहले तो मेन यहां लिखा हुआ है, देखो यहां पे केवल पुरुष को ही अधिकार था। ओनली मेन एबव 25 years of age who had taxes, who paid taxes equal to at least 3 days of labor's wages were given the status of active citizens. That is, they were entitled to vote. समझ रहे हो ना, मतलब वो पुरुष जिनकी एज 25 years है और जो कम से कम 3 दिन लेबर के वेज के बराबर नहीं टैक्स पे करते होंगे, उन्हें ही वोट डालने का अधिकार दिया गया है, उन्हें ही एक्टिव सिटीजन के ग्रुप में रखा गया है। द रिमेनिंग मेन एंड ऑल वुमेन, मतलब बचे हुए पुरुष और सारी औरतें, मतलब औरतों को तो अधिकार दिया ही नहीं। क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ असेंबली ए मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। मतलब आप समझ रहे हो कि आपको इलेक्टर बनने के लिए या फिर मेंबर ऑफ असेंबली बनने के लिए जो टैक्स पेयर के जो ग्रुप है उसमें सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर से आप बिलोंग कर रहे हैं, तब जाकर के आप उस लायक बनोगे, ठीक है, वरना आपकी पहुंच जो है नेशनल असेंबली तक नहीं हो सकती है। आप देख रहे हो ना, यहाँ तो वोट डालने के अधिकार ही आपके पैसे को देख कर दिया जा रहा है, तो फिर नेशनल असेंबली में आप ऐसे ही कैसे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो संविधान है ये कर क्या रहा है, ये इलाइट लोगों से अधिकार को छीन के रिच लोगों को दे रहा है ना, पुअर लोग अभी भी इससे वंचित हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मेन एंड सिटीजन्स, राइट सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ were established as natural and inalienable rights. That is, they belong to each human being by birth and could not be taken away. अब इस संविधान में ना कुछ मैन और सिटीजन्स के राइट्स को डिक्लेयर किया गया, ठीक है, कि भैया ये राइट है। कौन कौन से राइट है? द राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है, फ्रीडम का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन मतलब आप अपने विचारों की स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपने विचार रख सकते हैं यहाँ पर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब कोई लॉ के सामने सेम है। ऐसा इस्टेब्लिश किया गया कि ये सब जो है ना ये नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट्स हैं। कहने का मतलब ये नेचुरल है का मतलब क्या हुआ कि ये बाय बर्थ है, मतलब जन्म से ही प्रकृति ने हमें दे रखा है और इसे कोई छीन भी नहीं सकता। इनएलिएनेबल का मतलब हो गया कि नॉट बी टेकन अवे, इसे कोई हमसे अलग नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता कि नहीं है तुम्हें ये अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स नेचुरल राइट, ये स्टेट की या गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो हर सिटीजन के राइट की रक्षा करे। आप यहाँ पर एक तस्वीर देखो, एक बोर्ड टाइप का यहाँ पे बना हुआ है, ये आप देख सकते हो, पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है। ये जो लिखे हुए हैं ना ये सारे ह्यूमन राइट्स वगैरह है ना, जो मतलब सिटीजन के जो राइट जो संविधान में डिक्लेयर किया गया है वो सारे राइट्स यहाँ लिखे गए हैं। और यहाँ पर जो आप दो लेडीज को देख रहे हो, ये जो लेडी है ये फ्रांस को रिप्रेजेंट कर, जैसे हमारे यहाँ क्या है भारत माता की एक तस्वीर हम लोग बनाते हैं, है ना, तो एक लेडीज भारत माता को रिप्रेजेंट करती है, भारत को रिप्रेजेंट करती है, वैसे ही ये जो लेडी है ये फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो लेडी है ये कानून को रिप्रेजेंट कर रही है, लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है ना, सिंबल है। इन्हें देख करके आपको कानून का एहसास होगा और इन्हें देख करके फ्रांस माता का एहसास होगा, ठीक है। तो खैर ये एक आप देख पा रहे हो तस्वीर बनी हुई है, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन पेंटेड बाय आर्टिस्ट ली बार्बियर इन 1790 and the figure on the right represent France, the figure on the left symbolize the law, मतलब ये फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रही है और ये आपके लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर देखिए यहाँ डिक्लेरेशन किया हुआ है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, क्या क्या है जरा उसको भी देख लेते हैं।
मेन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। ठीक है, मनुष्य जो यहाँ पर जन्म लिया है वो स्वतंत्र है, हमेशा स्वतंत्र रहेगा, फ्री एंड इक्वल इन राइट, और सबको समान अधिकार मिला हुआ है। द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट ऑफ मैन। दीज आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन। अब जो राज्य है ना, तो द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ मैन। यानी जो भी पॉलिटिकल एसोसिएशन है उसका मेन काम क्या है कि वो मनुष्य के इन अधिकारों का जो नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट्स हैं उनकी रक्षा करें। और वो है कौन? तो वो है लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, प्रॉपर्टी समझ रहे हो संपत्ति, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, और रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन मतलब शोषण के विरुद्ध इनको अधिकार दिया गया है कि कोई इन्हें दबा नहीं सकता है। द सोर्स ऑफ ऑल सवर्निटी रिसाइड्स इन द नेशन। जितनी भी पावर है, संप्रभुता है, वो सब नेशन में शामिल है। नो ग्रुप या इंडिविजुअल मे एक्सरसाइज ऑथोरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल। किसी को यह अधिकार नहीं दिया गया है, किसी ग्रुप को या किसी भी पर्सन को, कि वो कुछ ऐसा करें, ऐसे पावर का इस्तेमाल करें जो उसे जनता से नहीं मिला हो। मतलब आप समझ रहे हो कि जनता जिसको चुन के भेजेगी उसे जो पावर होगा संविधान के तहत उसी पावर का वो इस्तेमाल करेगा, वो ऐसे पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा जो जिसे जनता की मंजूरी ना मिली हो। लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू व्हाट एवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर्स। मतलब ये हुआ कि आपको स्वतंत्रता दी गई है, पर स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो ना। आप अगर कुछ करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि इससे दूसरे लोगों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आप कर सकते हो, जो जी में आए कर सकते हो, बट आपके कुछ करने से अगर किसी को कुछ नुकसान हो रहा है तो फिर आपको वो नहीं करना है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। द लॉ हैज द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शन दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी। अब कानून केवल उन्हीं एक्शन पे प्रतिबंध लगा सकता है जिससे समाज को नुकसान हो। जैसे अभी कोरोना आया तो सरकार ने क्या किया, लॉकडाउन लगा दिया। ठीक है, आपका अधिकार है भाई, पूरा देश आपका है, कहीं भी जा सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो, स्वतंत्रता दी गई है, आजादी दी गई है। पर सरकार ने लॉकडाउन लगाया, कहा कि नहीं घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है। क्यों? क्योंकि इससे सोसाइटी को नुकसान होने वाला है। आप निकलोगे बाहर, हो सकता है आपकी वजह से दूसरे को कोरोना हो जाए, या हो सकता है कि आप बाहर से कोरोना लेके और घर में सबको पटा दो, फिर उनके जरिए फिर दूसरे लोगों को हो जाए। तो समाज को जब कोई हानि होने वाली है आपके किसी एक्शन से, तो सरकार वहां पे उस एक्शन को रोक सकती है। ये अधिकार सरकार के पास है। द लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। जो भी कानून बनेंगे वो जनता की इच्छा के हिसाब से बनेंगे। ऑल सिटीजन्स हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन। सभी सिटीजन को अधिकार है कि वो इसके फॉर्मेशन में भाग ले, पर्सनली ले या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ले। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट। सभी सिटीजन्स कानून के सामने एक समान है ना, किसी में भेदभाव यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। बहुत अच्छी लाइनें लिखी हुई है, लेकिन भेदभाव तो इन्होंने कर ही दिया है ना, वोटिंग राइट्स में ही भेदभाव कर दिया। ठीक है, महिलाओं को अधिकार नहीं दिया, गरीब लोगों को छाट दिया, तो कहीं ना कहीं तो ये भेदभाव कर ही रहे हैं। लेकिन खैर फिर भी एक अच्छी सोच के साथ ही आए हैं। नो मैन मे बी एक्यूज्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केस डिटरमाइंड बाय द लॉ। किसी को बेवजह आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो, उसे सजा नहीं दे सकते हो, है ना। एवरी सिटीजन मे स्पीक, राइट एंड प्रिंट फ्रीली। हर कोई लिख सकता है, बोल सकता है, प्रिंट कर सकता है। मतलब यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता जिसको हम लोग बोलते हैं वो यहाँ दिया जा रहा है। ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एब्यूज ऑफ सच लिबर्टी इन केस डिटरमाइंड बाय द लॉ। अब स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन हाँ इसका दुरुपयोग नहीं करना है, इसका ध्यान उसको रखना है कि हम इस आज़ादी का गलत इस्तेमाल ना करें। For the maintenance of the public force and for the expense of the administration, a common tax is indispensable and it must be assessed equally on all citizens in proportional to their means. अब गवर्नमेंट चलानी है, सरकार चलानी है, सरकार के 100 काम होते हैं, सड़क बनाना, पुल बनाना, ठीक है। अब जैसे कि बिजली अभी तो है तो बिजली की व्यवस्था करनी है, उस समय थी कि नहीं मुझे नहीं पता। तो जो भी है सरकार को
कॉमन पीपल के लिए काम करना है, बहुत सारे उसके अंदर मिलिट्री आ गई, उसका भी खर्च है, जो उसके सरकार के तहत काम कर रहे हैं उन्हें सैलरी देनी है, उन सब का खर्च है। तो जाहिर सी बात सरकार को तो पैसा चाहिए, अगर पैसा नहीं मिलेगा सरकार कैसे काम करेगी, ठीक है। तो वो पैसा आएगा कहाँ से, वो तो टैक्स से ही आएगा, तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा जनता को। यानी ये लोग सोच रहे हैं कि अच्छा मोनार्की खत्म हुई तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। टैक्स तो हम आज भी देते हैं, गवर्नमेंट आप चेंज कर देते हो, ठीक है, पता चलता है कि पुराने गवर्नमेंट से शिकायत थी कि इसने महंगाई बढ़ा दिया, नई गवर्नमेंट आई उसने और टैक्स ला दिया, महंगाई और बढ़ा दी। मतलब जिस चीज के खिलाफ आप जाके वोटिंग करते हो, कहते हो कि भाई ये गवर्नमेंट ने महंगाई बढ़ाई है। अब देखो 350 रुपये सिलेंडर मिल रहा था, तो लोगों ने विरोध किया कि भाई 275 का सिलेंडर 350 कर दिया गया, महंगाई बढ़ा दी गई है, हमें ये सरकार नहीं चाहिए। सरकार को हटाया नई सरकार आई, आज सिलेंडर 1000 रुपये में मिल रहा है। तो आप समझ रहे हो ना कि क्या हो रहा है यहाँ पे। आप जनता ये सोचती है कि नई गवर्नमेंट आएगी हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। भैया जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा सरकार के खर्चे होंगे, और जब खर्च होगा तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करना चाहिए कि ईमानदार सरकार आए और जनता के पैसे का सही इस्तेमाल करे, ठीक है। टैक्स में छूट तो नहीं मिलने वाली, ये तो तय है। सिंस प्रॉपर्टी इज स्क्योर्ड एंड इनवायलेबल राइट, नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट। अब जो प्रॉपर्टी है वो इंसान का एक अपना एक पवित्र राइट है, आप यहां बोल सकते हो, और एक ऐसा राइट है जिससे हमें वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसे प्रॉपर्टी से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है अनलेस लीगली एस्टैब्लिश्ड पब्लिक नेसेसिटी रिक्वायर्ड। जब तक कोई लीगल पब्लिक नेसेसिटी नहीं हो, मतलब कोई सार्वजनिक तौर पे कुछ काम करना है और उसके लिए किसी की जमीन चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, तो जब तक वो नहीं हो तब तक आप किसी की प्रॉपर्टी को उससे छीन नहीं सकते हो। और अगर करना पड़ा, मान लीजिए पब्लिक नेसेसिटी है तो आपको चाहिए ही, तो आप किसी न किसी की जमीन अधिग्रहण करोगे, ठीक है, आप प्रॉपर्टी अधिग्रहण करोगे, तो उस केस में आपको कम से कम उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, है ना, उसका जो मुआवजा हिंदी में बोलते हैं वो आपको देना पड़ेगा। तो ये सारे राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर डिक्लेयर किए गए थे, जो आप देख पा रहे हो। तो यहाँ तो कह रहे हैं लोग कि सभी इक्वल हैं लॉ के सामने, सबके राइट्स इक्वल हैं, उन्हें जन्म बाय बर्थ मिला है, ठीक है, नेचुरल है, इनएलिएनेबल है, ठीक है, ये बर्थ से ही है और इसे कोई छीन नहीं सकता है। तो बातें तो बहुत अच्छी हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों ने भेदभाव किया है। और भेदभाव किस मायने में किया, एक तो जेंडर के आधार पे किया कि वुमेन्स को तो साफ अलग कर दिया, कोई वोटिंग राइट नहीं दिया, और दूसरा इन्होंने संपत्ति को भी ले लिया, प्रॉपर्टी यानी पैसे को भी आधार बना लिया। जो रिच पीपुल हैं उन्हें तो वोटिंग राइट्स मिल गए, पर जो गरीब लोग थे वो उन्हें वोटिंग राइट नहीं मिल पाया। अब एक विचार है जो आप यहाँ पढ़िएगा तो आपको कुछ समझ में आएगा। द रिवॉल्यूशनरी जर्नलिस्ट, ठीक है, जीन पॉल मारे। तो जीन पॉल मारे जो है यहाँ पर इन्होंने अपने न्यूज़पेपर लामी द पीपल, मतलब इसका ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, इसका मीनिंग हुआ द फ्रेंड ऑफ द पीपल, यानी पीपल के दोस्त, मित्र। तो ये जो पेपर का नाम है, तो इसमें इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था नेशनल असेंबली के द्वारा उस पर इन्होंने कमेंट किया है। कमेंट क्या किया वो देखिए। द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज बीन गिवन टू रिच। पीपल को रिप्रेजेंट करने का जो टास्क है वो किसको दे दिया गया, रिच लोगों को, मतलब जो प्रतिनिधि जो इलेक्टर्स हैं वो तो रिच पर्सन ही है। द लॉट ऑफ द पुअर एंड ऑपरेस्ड विल नेवर बी इम्प्रूव्ड बाय पीसफुल मीन्स एलोन। इनका कहना है कि जो गरीब लोग हैं वो अगर ये सोच रहे हैं कि शांति से उनको अधिकार मिल जाएगा तो उनमें इंप्रूवमेंट होगा, तो ऐसा होने वाला नहीं। मतलब कहने का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जो गरीब लोगों को भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, शांति से इन्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। Here we have absolute proof of how wealth influences the law। अब चूंकि सारे असेंबली में अमीर अमीर लोग चले गए, पैसे वाले चले गए हैं, गरीब वहां पर कोई है ही नहीं, गरीबों को कोई अधिकार भी आपने नहीं दिया है, तो फिर अब जो पावर है एक तरह से रिच लोगों के हाथ में चली गई है। 8 laws will last only as long as the people agree to obey them। अब कोई भी नियम आप बना दो, लेकिन अगर लोग उसका पालन ही नहीं करें तो फिर वो नियम का होना नहीं होना बात क्या है, बराबर ही है। तो कोई भी लॉ तभी तक टिकता है
जब तक कि जनता उसका पालन कर रही है। एंड व्हेन दे हैव मैनेज टू कास्ट ऑफ द योक ऑफ द एरिस्टोक्राफ्ट, दे विल डू द सेम टू द अदर ऑनर्स ऑफ द वेल्थ। अब इनका कहना है कि जिस तरह से अभी जो समाज के कुलीन लोग जो थे उनको जो विशेषाधिकार दिया गया था और वो लोग बाकी लोग को दबा रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे, तो फिर इन लोगों ने कैसे उन्हें हटाया, नहीं उनके प्रिविलेजेस को खत्म किया और फिर अपना एक शासन ले आया। तो वैसे ही अगर इन्हें इन गरीब लोगों को अधिकार नहीं दिया जाएगा तो फिर एक दिन ऐसा आएगा, ये भविष्यवाणी एक तरह से कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि गरीब लोग इन लोगों को, इन रिच पीपल को हटा के फिर अपने हाथ में शासन व्यवस्था लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक वार्न कर रहे हैं कि भाई सुधर जाओ, है ना। एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर लामी द पीपल, तो यहां से ये लिया गया है एग्जाम्पल्स। तो आप देख रहे हो कि एक मोनार्क जो फ्रांस है आपका, वो एक ऐसे स्टेट में आ चुका है जो कि है तो मोनार्क लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशन शामिल है। अब राजा के पावर को कॉन्स्टिट्यूशन से चेक किया जा सकता है ना। शासन व्यवस्था को 3 हिस्सों में बांट दिया गया हुआ है, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और आपका एग्जीक्यूटिव में किंग और मिनिस्टर्स वगैरह आ गए, और लेजिस्लेचर में आपकी नेशनल असेंबली आ गई जिसके मेंबर्स इनडायरेक्ट रूप से इलेक्ट होते हैं। मतलब पहले जो एक्टिव पीपल हैं वो 50,000 मेन को इलेक्ट करेंगे और वो 50,000 मेन इलेक्ट करेंगे 745 मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। इसमें किंग को वीटो दिया गया हुआ है, पर आप समझ सकते हो जब नेशनल असेंबली किसी चीज को पारित कर देगी तो किंग कुछ खास विरोध कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो खैर ये एक तरह से देखा जाए तो अच्छी बात है, मोनार्की एक तरह से थोड़ी सी पावर में अब डाउन हुई है, पर अभी भी कहीं ना कहीं सत्ता जो है, जो शासन है वो, या लॉ जो है वो गरीब लोगों के फेवर में नहीं है। कहीं ना कहीं रिच पीपल अभी भी सत्ता पे अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसके आगे की कहानी के बारे में बात करेंगे।